ऐसी शख्सियत को जिससे बड़े बड़े नेता डरते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसे उनके एडमायरर्स करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा क्रूसेडर मानते हैं। मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर हजारों मैसेजेस मिले, बार बार मैसेज मिले इस शख्सियत को आपकी अदालत में बुलाने के लिए, लेकिन इनके विरोधी कभी इन्हें मैवरिक कहते हैं, कभी इन्हें पागल कहते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज श्रवण गर्ग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे, मैं सवाल पूछूं डॉक्टर स्वामी से, एक नजर डालेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बैकग्राउंड पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में हैं। डॉक्टर स्वामी ने 2G स्कैम को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। इनके केस की वजह से टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा जेल में हैं और 122 लाइसेंस कैंसिल हुए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से पी चिदंबरम मुश्किल में हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर स्वामी हार्वर्ड और IIT दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। राजनीति में डॉक्टर स्वामी की शुरुआत जेपी मूवमेंट के दौरान हुई। 1977 में डॉक्टर स्वामी मुंबई से लोकसभा का चुनाव जीते। चंद्रशेखर की सरकार में डॉक्टर स्वामी कॉमर्स और लॉ मिनिस्टर रहे। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने डॉक्टर स्वामी को कैबिनेट रैंक दिया। डॉक्टर स्वामी ने कई सरकारों को गिराने में भूमिका अदा की। नए जमाने के लोग डॉक्टर स्वामी को कांग्रेस के खिलाफ क्रूसेडर के तौर पर जानते हैं। ट्विटर पर डॉक्टर स्वामी के 40,000 फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर इनके बयान और अदालतों में इनके केस डॉक्टर स्वामी को हर रोज हेडलाइंस में बनाए रखते हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि ये बदले की भावना से काम करते हैं। डॉक्टर स्वामी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, पावरफुल लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट सब आपके नाम से डरते हैं। लोग कहते हैं कि स्वामी के ना आगे आना चाहिए ना स्वामी के पीछे। मिसगाइडेड मिसाइल है, कब किस पर चल जाए पता नहीं। तो क्यों इतना डरा के रखते हैं आप लोगों को? मैं उनको डरा सकता हूं क्योंकि उनका पोल खोल सकता हूं, वो मुझे नहीं डरा सकते क्योंकि मेरा कोई पोल खोलने के लिए कुछ है नहीं। तो स्वामी, 1998 में इंडियन एक्सप्रेस ने राम जेठमलानी का एक आर्टिकल छपा था आपके बारे में। उन्होंने लिखा दिस डिजीज इंसेक्ट, ये बीमार कीड़ा, और उन्होंने कहा था ये हर इंसान को बुरी तरह ब्लैकमेल करते हैं और जो इनके रास्ते में आता है उसे खत्म कर देते हैं। ब्लैकमेल करने की बात तब आएगी जब आपने कोई गलत काम किया है। जब आपके पास कोई छिपाने का नहीं है, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरा जीवन खुला है। तो इसीलिए जब कोई कहता है मुझे ब्लैकमेलर, तो वो उस जो ब्लैकमेल होते हैं उन्हीं पर ज्यादा इल्जाम है, मेरे ऊपर नहीं। कभी किसी ने आपको खरीदने की कोशिश की? अभी तक तो किसी ने ट्राई नहीं की। कई लोग समझते हैं कि हम इतने दुष्ट हैं कि पैसा लेकर दोबारा उसी पैसा को उपयोग करके उनके पीछे पड़ेंगे और तेजी से। आप सबसे ज्यादा पीछे पड़े हैं पी चिदंबरम के। हाँ, क्या झगड़ा है उनसे? कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, पहले जब हमने राजा के ऊपर केस डाला और वो फिर कारावास में गए, तो करुणानिधि ने कहा कि स्वामी ब्राह्मण है और राजा दलित है, इसीलिए ये कर रहा है। फिर कन्नीमोरी की बारी आई तो उन्होंने कहा स्वामी को कोई महिला पसंद ही नहीं है, कहीं ना कहीं किसी महिला के बुराई करते रहते हैं। अब मारन आए, ये चिदम्बरम आए, तो कई लोग कहते हैं ये सिर्फ मद्रासियों को जेल भेजने में लगा हुआ है, किसी पंजाबी को जेल में भेजने के लिए लगा नहीं है। तो ऐसे इल्जाम लगते हैं क्योंकि नियत पर संदेह उठाने के लिए।
लेकिन चिदम्बरम के सवाल पर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो दस्तावेज हैं, जो ट्रायल कोर्ट में जहां चिदम्बरम की बचाव हुई है, वहां भी न्यायाधीश ने ये स्वीकार किया है कि राजा के साथ मिलकर चिदम्बरम ने फैसला किया है। कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने जिस दिन ये जजमेंट आया था उसी दिन उन्होंने कहा कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए स्वामी के सारे आरोपों को, और उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम को क्लीन चिट मिल गई है और इसके लिए स्वामी को माफी मांगनी चाहिए चिदम्बरम से। अब ये आजकल इस कपिल सिब्बल को जीरो सिब्बल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने और मैंने देखा कि उसने जो भी पढ़ा है वो सब भूल गया है, और उसको ये नहीं पता है कि एक कोर्ट ने मुझे रिजेक्ट किया है, अब 2 कोर्ट और बाकी हैं। मैंने तो वैसे सीधा सुप्रीम कोर्ट में मैं चले गया हूं। जब ये लाइसेंस कैंसिल करने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को स्वीकार किया और लाइसेंसेस कैंसिल कर दी। परंतु आपको ये भी जानना चाहिए, जब मैं इसी बात को लेकर हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने मेरी इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो हमारे विधि व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, एक कोर्ट रिजेक्ट करेगा तो दूसरे कोर्ट स्वीकार कर सकता है। ये कपिल जानता नहीं है, पता नहीं कौन सी जंगल में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि संचार मंत्री ए राजा ने उस समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम की सिफारिश नहीं मानी थी। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। वो उसने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं आजकल पढ़ना भी जानता है कि नहीं। परंतु उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री की सलाह नहीं मांगी। बट सवाल यह है कि सलाह नहीं मांगी तो फाइनेंस मिनिस्टर का दायित्व क्या बनता है? जब ये फैसला हो गया है कि चिदम्बरम और राजा दोनों मिलकर के फैसला करेंगे, और यदि राजा ने चिदम्बरम की सलाह ही नहीं मांगी तो ये चिदम्बरम का फर्ज बनता है कि वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाए जाएं, ऐसी मांग करें और इस बात को ठीक करें। पर वास्तविकता यह है कि जरूर उन्होंने सलाह नहीं मांगी थी, परंतु जब फैसला होने की बात आई थी तब ये दोनों मिलकर के किया। लेकिन चिदम्बरम की एक इमेज है लोगों के सामने, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे, उनके पास किसी पैसे की, सक्सेस की, शोहरत की, किसी चीज की कमी नहीं है। उन पर इस तरह के इल्जाम लगाएं आप? मैं तो कोर्ट में लगा रहा हूं, मैं तो बाहर नहीं लगा रहा हूं। मैंने कोर्ट में आज तक इतना सिद्ध कर दी है कि चिदम्बरम और राजा दोनों मिलकर फैसला किया। राजा जेल में है तो फिर चिदम्बरम क्यों नहीं उसके साथ जेल में होना चाहिए। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट में जब पेश करूंगा तर्क, मैं यही कहूंगा कि सेक्शन 13 प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निर्णय से किसी और को लाभ पहुंचाता है और ये राष्ट्र हित में नहीं है तो वो 7 साल की सजा भुगतने की उम्मीदवार बन जाता है। देखिए, कोर्ट में आप तर्क देते हैं, हाँ। लेकिन बाहर आप कहते हैं चिदम्बरम ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। चिदम्बरम तो यानी आप छूट देंगे तो मैं कहूंगा इतनी बेईमान मिनिस्टर हमारे देश में आज पैदा नहीं हुआ है। लेकिन उनकी इमेज ऐसी नहीं है, बहुत सारे लोगों के बारे में तो लोगों की परसेप्शन है। इमेज क्या होता है, देखिए सिनेमा में देखेंगे किसी की इमेज बनती है बड़े वीर की, बाहर आने देखे वो बड़ा कायल बन जाता है। इमेज तो एक बनावटी चीज है, वास्तविकता देखनी चाहिए। आपको ये वास्तविकता नहीं दिखती कि उन्होंने आपके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं कही, कभी कोई छोटी बात नहीं कही? वो कहेगा तो उसको मैं दिखा दूंगा, जवाब दे दूंगा। लेकिन आप जब भी किसी के पीछे पड़ते हैं, हाँ, चिदम्बरम का एक केस है, सोनिया गांधी का दूसरा, आप उनके नाम, उनके एजुकेशन, उनका घर, उनका बर्थ, हर चीज के बारे में सवाल उठाते हैं। हाँ, तो उठाना चाहिए, झूठ है तो उठाना चाहिए। कोई कहे कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया हूँ या ली हूँ, तो मुझे जरूर कोई मुझे बता दें कि ऐसा कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई बार लेक्चर के लिए जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि यहाँ आपके इस व्यक्ति ने आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? वो कहते हैं नहीं पढ़ा है। तो मैंने कहा चिट्ठी लिखकर दे दीजिए, तो रजिस्ट्रार मुझे चिट्ठी लिखकर देते हैं। तो अपने क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोलना
ये हमारे देश में। लेकिन ये तो आप सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए थे और वहां आपको कोई जज ने क्या कहा कि ये पुरानी बात हो गई है, अब थोड़ा विशाल हृदय से रहो, अब आगे से ये बोलेंगे नहीं। और इसीलिए पहले जो उम्मीदवार के फॉर्म्स भरे थे उसमें इस व्यक्ति ने जरूर कहा था कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली, पर दूसरा आप उसके बाद देखिए उसमें उन्होंने उसको हटा दिया है। तो अब आप तो संतुष्ट होंगे, चलो हटा दिया, अच्छी बात है। देखिए कोई ऐसी बड़ी गलती करें तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। ऐसे मेरा कि कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है कि किसी को मैं माफ करूं। ये व्यक्तिगत सवाल ही तो है। देखिए एक जमाना था जब आपने सोनिया गांधी को जयललिता के साथ बिठाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, उस समय आप बैठे हुए चाय पी रहे हैं सोनिया गांधी के साथ। देखिए एक जमाना ये भी था कि जब अर्जुन और दुर्योधन साथ मिलकर के चाय पीते थे। बाद में उन्होंने महाभारत में लेकिन ये सच है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, सोनिया गांधी ने आपके रास्ते में रोड़ा अटकाया तो आपने सोचा कि एक दिन बदला लूंगा। अब देखिए हम प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं, सब इस देश में कोई भी राजनीतिज्ञ है वो समझता है कि उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैंने अभी तक आज किसी को ऐसा राजनीतिज्ञों से नहीं मिला जो कहता है कि मैं नहीं बनने चाहता हूँ। हाँ बनावटी में लोग बोल देते हैं, परंतु उसके लिए नहीं किया था। जो हमें दुख हुआ कि मेरे मित्र राजीव गांधी जिसकी हत्या लिट्टे ने की, उनको जो 4 लोग पकड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। उनके लिए सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि उनको माफ किया जाए। ये मैं समझता हूं कि हमारे राजीव गांधी जिसने बलिदान दी इसके साथ धोखा हुआ, उसी पर नाराजगी हुई। तो ये बात सही है कि नाराजगी हुई तो आपने उनके ऊपर पर्सनल इल्जाम लगाने शुरू कर दी। ये भी कह दिया कि वो एंटीक चुरा के ले गई हैं देश से। हाँ मैंने अभी तक कोई भी जो भी उनके बारे कहा वो कोर्ट में कहा। कोर्ट ने नोटिस दिया सीबीआई को, सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया और भविष्य में हमारी अपनी सरकार बनेगी तो दोबारा उसको उठा करके जो सजा मिलनी चाहिए सोनिया गांधी को उसके लिए हम इंतजाम करेंगे। डॉक्टर स्वामी, कभी आपको ये नहीं लगता कि कुछ जरूरत से ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं आप? नहीं, वो देखिए पर्सनल का सवाल ही नहीं है। मैं अधिकांश लोग जिसके पीछे पड़ा हूं वो उनको जानता भी नहीं हूं। चिदम्बरम से मेरा कोई परिचय है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बारे कोई ऐसी अनाप शनाप बात कह दें तो फिर मुझे गुस्सा तो आता ही है। तो उस समय हम लेकिन ये सब वो लोग हैं, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कपिल सिब्बल हो, जो इलेक्शन जीत के आए हैं। आप तो कई सालों से चुनाव नहीं जीत पाए। नहीं, कई सालों से मैं चुनाव लड़ा नहीं। ये 2004 में मुझे जीतना था पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फ्रॉड हुआ, इसीलिए मैं हारा। इसीलिए मैं हाई कोर्ट में गया हूं। अभी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फ्रॉड हो सकता है और सुप्रीम और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि इस पर पूरी सलाह करके फैसला करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपयोग किया उसको अब छोड़ दिया। जर्मनी ने छोड़ दिया है, इंग्लैंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, जापान में नहीं है, यूरोप में किसी देश में नहीं है। स्वामी, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ कर सकता तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चौथे नंबर पर थोड़ी आती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इतना व्यापक यानी धांधली नहीं हो सकती है, परंतु मुझे तो पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए सोनिया गांधी किसी हद तक भी जा सकती है। और 1 में करना डिफिकल्ट नहीं है, 10 में करना डिफिकल्ट नहीं है, 50 में भी करना डिफिकल्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनको कर नहीं सकते थे क्योंकि इसके आज हमें इतनी जानकारी मिल गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे कि अब मुश्किल है। तो आगे अभी हम 5 बार पार्लियामेंट जीत कर गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब में कांग्रेस हारी है, उत्तराखंड में भी हारते हारते बची है, नहीं गोवा में हारी है, मणिपुर में जीत गई। तो आप कह रहे मणिपुर में बस मणिपुर में आसान था करने के लिए, यहाँ मुश्किल था। यह है असली बात। और मैं ये कहता हूं कि आज परिस्थिति ऐसे बदल रहे हैं कि
कोऑपरेट करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। लेकिन डॉक्टर स्वामी ये क्या बात हुई कि जहां कांग्रेस जीत गई वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ हुई, जहां वो हार गई वहां मशीन ठीक है? आपने ही तो कहा था कि ये हार गए यहाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे उपयोग? तो यदि आपका तर्क को लेकर मैंने कहा मणिपुर में जीत गई तो वहां हो सकता था। मैंने ये नहीं कहा कि मणिपुर में हुआ, ये आपके तर्क को मैंने वहां अप्लाई किया था। तो आप इल्जाम भी आप मेरे ऊपर ही डाल रहे हैं। अखबार वालों का तो कोई हिसाब ही नहीं होता ना, कोई भी कभी भी तर्क दे सकते हैं, उनको ठीक करना मेरा वो भी एक जिम्मेदारी है। अच्छा, अखबार वाले भी आपके निशाने पर आएंगे? कोई अखबार वाले तो ऐसे आए हैं जिनको जो निशाने में आना ही चाहिए, कई ऐसे हैं जो बहुत ईमानदार हैं, और ऐसे भी हैं जिसका आपने देखा पेड न्यूज कितनी चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं आप हैं, नहीं तो मैं इसमें ऐसा मुझे संदेह होता तो मैं इस अदालत में पेश ही नहीं होता, और वो भी एक अखबार वालों के जज के सामने। चलिए, मुझे खुशी है कि आपने मुझे और जज साहब को तो कब से क्लीन चिट दे दी है। हाँ, दे दी है। डॉक्टर स्वामी, बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में, और जैसे आपने ईवीएम की मशीन की बात की, इस तरह से बहुत सारी बातें आप कहते हैं जिस पर लेकर लोग परेशान होते हैं, उन सबके बारे में मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर जनता के मुकदमे का एक और सवाल। डॉक्टर साहब, ऐसे बात कहते हैं आप जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। आपने कह दिया राहुल गांधी बुद्धू है। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इल्जाम है कि ये ऊल जुलूल बयान देते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे बात कहते हैं आप जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। आपने कह दिया राहुल गांधी बुद्धू है। मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। अगर उनके बैकग्राउंड देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में गए हैं, हार्वर्ड में भी थोड़े टाइम रहे, आप भी हार्वर्ड में रहे, तो हार्वर्ड वाले अगर वो बुद्धू हैं तो आप भी बुद्धू हो सकते हैं। देखिए, आपको तथ्य नहीं पता है। हार्वर्ड में प्रवेश करने के बाद 4 महीने के बाद उनको कह दिया कि तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम चले जाओ, और हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है। सेंट स्टीफेंस में हिंदी में फेल हो गई तो वहां भी डिग्री नहीं मिली, और फिर आखिर में कोई छोटा मोटा कॉलेज पता नहीं कहाँ था, फ्लोरिडा में क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉलेज, वहां पता नहीं उनको डिग्री मिला कि नहीं। तो ये पढ़े लिखे, ये तो अखबार वालों का बनाई हुई इमेज है, वास्तविकता है कि वो बुद्धू है। देखिए, राजनीति में आदमी अगर कॉलेज की डिग्री ना हो, स्कूल की डिग्री ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कामराज इतने बड़े लीडर थे, सही बात, पढ़े लिखे नहीं थे, सही बात है, और कामराज को हम सब इज्जत करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि हमें डिग्री नहीं है इसका कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात है कि जो छोटा मोटा आप अपना क्वालिफिकेशन जब लिखते हैं ना, कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी हूं, जब 5वीं क्लास भी पास नहीं की है, और फिर इलेक्शन के आपने रिटर्निंग आपके नॉमिनेशन फॉर्म में लिख दें कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री, इंग्लिश में डिग्री ली हूं, तो उससे हमें आपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि नौकरी में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन झूठ बोलेगा तो उसको नौकरी से हटा दें। लेकिन ये नौकरी नहीं है, वो चुनाव जीते हैं, और उनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, दिग्विजय का तो उसको मैं बुद्धू नहीं कह सकता हूं क्योंकि उसका दिमाग टेढ़ा है, तो इसीलिए उसको बुद्धू नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैंने अभी तक जो भी कहा है वो पूर्ण आधार के साथ कहा है। सोनिया गांधी जब बीमार थी, वो अमेरिका गई, इलाज के बाद जब वापस आई तो टीआर बालू जो डीएमके के नेता, उनको मिले। तो ट्विटर पर आपने लिखा कि बालू सोनिया गांधी के डुप्लीकेट से मिलकर आ गए। मैंने कहा कि बालू जो है उसको एक सफेद चमड़ी और दूसरे सफेद चमड़ी में फर्क को जानते नहीं है, और इसीलिए सोनिया गांधी से मिले या डुप्लीकेट से मिले
ये उसको पता ही नहीं है। वो आकर बाहर में भले गए सोनिया गांधी से मिले, कोई भी यूरोपियन औरत से मिलके आते तो कह देते सोनिया गांधी से मैं मिलके आई हूँ। ये कहा था मैंने, ये नहीं कहा कि सोनिया का डुप्लीकेट। लेकिन ये आपने मजाक में कहा था या आप सीरियसली ऐसी बातें वो ट्विटर में आप हर चीज को सीरियसली लेते हैं तो फिर आपके बारे भी सोचना पड़ेगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मुझे अल कायदा से थ्रेट है। अब अल कायदा आपके पीछे क्यों पड़ेगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने एक फोटोस्टैट कॉपी भेजा, ओरिजिनल में भेजा, फोटोस्टैट कॉपी मेरे पास है, और जो मुझे कश्मीर से आया जिसमें वो अलकायदा के लेटर हेड में था। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा और मैंने ये नहीं कहा कि मेरा सिक्योरिटी बढ़ाओ, मैंने कहा जो आपको उपयुक्त लगता है वो करिए सिक्योरिटी के सवाल पर। फिर आपने ये भी कहा कि एलटीटी से आपकी जान को खतरा है। एलटीटी के मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलटीटी ने हिट लिस्ट अनाउंस करने में मेरा नंबर 1 था, और ये जेएस वर्मा कमीशन जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर ये राजीव गांधी के असोसिएशन के बाद बैठाई गई थी, उनकी रिपोर्ट में है। तो देखिए, आपको एलटीटी से खतरा है, अल कायदा से खतरा है, और कांग्रेस का खतरा भी आपने मोल ले लिया है। हाँ, क्या जरूरत है इतने खतरे? नहीं, परंतु उन सबके लिए मैं सबसे बड़ा खतरा हूं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जयललिता के बारे में, हाँ। एक जमाने में आपकी मित्रता थी, फिर आपने कहा जयललिता ट्राइड टू गेट मी मर्डर्ड 12 टाइम्स। 12 बार जयललिता ने मेरा कत्ल कराने की कोशिश की। हाँ, ये तो वैसे चन्ना रेड्डी की रिपोर्ट जो गवर्नर थे उस रिपोर्ट में है, जो सेंटर को भेजा गया, तभी नरसिम्हा राव ने मुझे जेड सिक्योरिटी कैटेगरी में सिक्योरिटी दिया था। और ये फ्रंटलाइन मैगजीन में एक एक का विवरण है, और इतनी हिंसा के घटनाएं मेरे साथ हुए, तो उसमें वो सफल होते तो निश्चित मेरा देहांत होता। तो आप कह रहे हैं कि जयललिता ने भी मारने की कोशिश की थी, और अभी आपने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भी आपको रायबरेली में, अमेठी में मारने की कोशिश की थी। वो तो एफआईआर दर्ज है उसमें। मैं गया था सोनिया गांधी की नॉमिनेशन फॉर्म्स को विरोध करने के लिए, मेरे गाड़ी को घेर के कांग्रेस वालों ने लाठी, बंदूक, ये सारी चीजों से उसको सर्वनाश करने की कोशिश की। मेरे ड्राइवर साहसी था, तो वो भीड़ से गाड़ी को बाहर निकाल ली थी, और इसीलिए हम बच गए थे। और फिर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद कोई जांच नहीं हुई है, परंतु भविष्य में कभी एक नई सरकार आएगी दिल्ली में तो हम उस एफआईआर पर कार्रवाई करेंगे जरूर। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी में ऐसा क्या है कि अल कायदा भी, एलटीटी भी, कांग्रेस भी, जयललिता भी सब मारना चाहते हैं? तो नेचुरली हम सबके, उनके सबके लिए खतरा है, और यदि भगवान की अनुग्रह और आशीर्वाद है तो ये कुछ कर नहीं सकते। ये तो आप जानते हैं, हमारे देश में एक अटूट विश्वास होती है लोगों को कि धार्मिक काम करोगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको डर नहीं लगता कभी? मैं अभी तक किसी बात पर डरा नहीं। मैं इस अदालत में आने के लिए डरा नहीं, तो किस बात पर मैं डरूंगा। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने बोले थे कि मेरे पास भ्रष्ट मंत्रियों का बहुत सारा लिस्ट है, तो आप अगले भ्रष्ट मंत्रियों का खुलासा कब करने जा रहे हैं? पहले तो अभी ये चिदम्बरम का सुप्रीम कोर्ट में होने दो, उसके बाद मंत्री का बारी नहीं आएगा। जो मंत्री पद से बाहर हैं उनका एक नाम आएगा, और मैं बोलूंगा तो वो दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। मैं दुखी नहीं होऊंगा। और तो सोनिया गांधी के बारी आएगी, और बाकी मंत्री एक बार वो चले जाएगी तो सारे मंत्री को 5 मिनट का काम है इसको साफ करने के लिए। ये तो सुन के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये तो देखिए जो ऑडियंस है वो भी जानती है, जो आपके ट्विटर के सपोर्टर वो भी जानते हैं कि आप कांग्रेस और गांधी परिवार के पीछे तो पड़े हुए हैं। आपको हर चीज में, रात को सपने में भी आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी नजर आते हैं। जब द्रोणाचार्य अर्जुना को सिखा रहा था कि तीर कैसा चलानी है, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे ध्यान उस पक्षी को देख रहे हो, उसका आंख ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, पर नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही मैं जब किसी के पीछे बढ़ जाता हूं तो स्वप्न भी उनको ही देखता हूं, और मुझे और कुछ नहीं दिखता है, और इसी तरीके से शिकार करनी चाहिए, वैसे और किसी तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आपने रॉबर्ट वड्रा पर तरह तरह के इल्जाम लगाए।
लगाए उसमें। वो तो बेचारे राजनीति भी नहीं है, अपना बिजनेस करते हैं। अब वो क्या बिजनेस करते हैं ये पहले पता करें। वो हांगकांग में क्या बिजनेस करते हैं, इटली में क्या बिजनेस करते हैं, इंडिया में उसके पास 6 जहाज हैं, वो कैसे उसके पास आ गए। ये मुझे लगता है कि ये स्कूल भी पास नहीं किया ये, और इसका कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ वो क्या उसको कहते हैं, वो जिम्नेजियम में जाकर मसल, और उसने ज्यादा इंजेक्शन ले ली मसल बढ़ाने के लिए, तो उस दिन बेहोश भी हो गए। तो उसकी हालत खराब है, और आजकल पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उसका कम बोलें तो अच्छा है। ये जो इतने सारे आप इल्जाम लगाते हैं कि उनके पास होटल भी है, उनके जेट भी है, कोई सबूत है या ऐसे ही आप कह देते हैं? मैंने अभी तक कोई ऐसे आरोप नहीं लगाए जिसको बाद में आवश्यक पड़े समय मैंने सबूत पेश नहीं की। इसीलिए आज तक कोई भी मेरे खिलाफ डेफेमेशन केस जीत नहीं सका। लेकिन आपके खिलाफ 60 डेफेमेशन केस हैं। एक बार जयललिता ने 100 डेफेमेशन केस डाली, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 मिनट में सारे 100 डेफेमेशन केस को रद्द करा दिया। तो आप भी डालकर देखिए क्या हाल होता है आपका। मुझे तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन लोगों पर आप इल्जाम लगाते हैं ये लोग तो जरूर कोर्ट जाएंगे आपके खिलाफ। मैं कोई नहीं गया है अभी तक। एक बार कांग्रेस वालों ने मेरे ऊपर डेफेमेशन केस डाली कि मैंने सोनिया गांधी की बदनाम की, तो मैंने कोर्ट में कहा कि सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करिए, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करनी चाहता हूं। तो कांग्रेस वालों ने केस वापस ले ली। तो ये अभी तक तो किसी ने नहीं किया। कई बार आपके बयान ऐसे होते हैं जिनका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने कहा कि ISI के पास में इंफॉर्मेशन है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास कितना ब्लैक मनी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लैक मनी हवाला एजेंट्स के रूप के द्वारा विदेशों में जमा होती है, और ये दुबई में जाकर वहां से वितरण होती है। दुबई में आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक ISI को सलाम नहीं भरोगे, और सारे हमारे हवाला एजेंट्स ISI के गुड बुक्स में रहते हैं, और इसीलिए ISI को सारा कुछ पता है। और इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देना या कश्यप को फांसी देना, ये आज की वर्तमान सरकार से उम्मीद मत करिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से डरते हैं। लेकिन ऐसे इल्जाम लगाने का क्या सबूत आपके पास हो सकता है? इसमें सबूत क्या चाहिए आपको? कसाब को तो नहीं फांसी दे रहे हैं, वो तो कोर्ट में पेंडिंग है। कौन कहता है कोर्ट में पेंडिंग है? आप ये जो अफजल गुरु का कौन से कोर्ट में पेंडिंग है? राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है। राष्ट्रपति इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बाकी चीजों में तो बड़ी तेजी से कर देती है, इसमें क्यों इतना समय लगा रहे हैं? और ये LTT के जो 4 लोग हैं उनको क्यों नहीं उनको क्यों अभी तक नहीं दिया? 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको फांसी देना चाहिए, अभी तक नहीं दिया है। तो इसके पीछे यही हो सकता है कि ये डरते हैं। अब हो सकता है कि बेसिस पर आप इतनी बड़ी बात कह देते हैं। अब जब मुझे कोई मजबूर करें कि आधार दें तो दे दूंगा। अब कोई मुझे पूछता ही नहीं है आधार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। ये पहले ही बता देते तो मैं ये पहले ही बता देते तो मैं सारा डॉक्यूमेंट के बक्सा लेकर यहाँ आ जाता और सामने पेश करता। परंतु आपने मुझे कहा कि आप अक्यूज्ड के रूप में यहाँ आना है, वकील के रूप में नहीं आना है। तो अगले बार आप मुझे वकील बना के यहाँ बुलाइए तो मैं सारा पेश करके जाता हूँ। अक्यूज्ड के लिए कभी हमारे डॉक्टर स्वामी से जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी हाँ, आप यहाँ सेकंड रो में। आप हर वक्त अगेंस्ट क्यों जाते हैं कांग्रेस के? लोकतांत्रिक देश है, अतिथि देवो भव मानते हैं हम सोनिया गांधी को, हम चाहे तो इज्जत दें, हम एक है वो भावना हो। देखिए, ये गलती सीता ने भी की थी रामायण में कि जब रावण आए थे साधु बन के, तो उस मर्यादा के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा भी पार कर दी। तो कोई वेश बदल के हमारे देश में आ जाए तो हम तो विश्वास करने वाले नहीं है सीता के। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आप सब विदेशियों के प्रति सस्पिशियस हैं। आपके भी तो चाइना में बहुत सारे दोस्त हैं, इजराइल में आपके दोस्त हैं। जो विदेशी मेरे दोस्त हैं उनके बारे में मुझे संदेह नहीं है, बाकी सबके बारे में मुझे संदेह है। क्योंकि आखिर में
जो मेरे दोस्त बनते हैं उनको मैं पहचान लेता हूं, उनका भूमिका जानता हूं। जो आते हैं और अपने भूमिका के बारे झूठ बोलते हैं तो और पकड़े जाते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे संदेह होना स्वाभाविक है। और इस देश में दोस्त बनना एक बात है, परंतु हमारे देश की सिंहासन में बैठने के लिए किसी विदेशी को अधिकार हम दे नहीं सकते। देखिए, ये तो आप इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंहासन पर बैठने से तो सोनिया गांधी ने इनकार किया, उन्होंने तो त्याग किया, बनी बनाई प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी। यदि ऐसा होता तो ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी 14 मई 2004 को राष्ट्रपति को 340 एमपीज के साथ, हर एक एमपी से ये लिखवाया गया था कि मैं फलाना फलाना इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के लिए मैं प्रस्तावित करता हूं, और ये राष्ट्रपति को लिखा था। तो उसमें एक चिट्ठी ये भी था, मैं सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित सोनिया गांधी के नाम प्रस्तावित करती हूं। तो इसीलिए ये झूठ है कि वो नहीं चाहती थी। और मैं ये जानता हूं कि टीवी में आ रहा था उस दिन 17 मई 2004 को कि 5 बजे सोनिया गांधी आएगी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास दावेदार बनकर, और मैं उसी दिन मुझे राष्ट्रपति ने बुलाया था 12:30 बजे, और मैंने बताया कि ये बन नहीं सकती, हमारे विधि व्यवस्था के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार वो बन नहीं सकती, और मैंने सबूत पेश किया। राष्ट्रपति ने फिर 3:30 बजे चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को कि आप 5:30 बजे आने वाले थे, अब मत आइए, क्योंकि उसमें जो मैंने सीधे प्रत्यक्ष नहीं देखा, परंतु जो उपस्थित थे उस दिन जनपद में, उन्होंने देखकर मुझे बताया, नाम मैं बता सकता हूं, और उन्होंने बताया कि उसमें लिखा था कि ये आरोप आई हैं और इस पर मुझे जांच करनी है, और यदि आपको सरकार बनाने के लिए कुछ बात करनी है तो अगले दिन आप 10 बजे आइए। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है। तो जो 3:30 बजे की चिट्ठी आई थी, जिसका लास्ट पैराग्राफ मनमोहन सिंह ने एमपीज के सामने पढ़ी थी 5 बजे, उस चिट्ठी को बाहर कर दीजिए। आज तक कांग्रेस वालों ने ये नहीं माना है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपकी चिट्ठी, आपके इंटरवेंशन से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री ने बनी पहली बार, लेकिन दूसरी बार तो उनके पास मौका था। नहीं, वो कानून आज भी लागू है, और मैं आपको बता सकता हूं आज, और आधार मत पूछिए, राहुल गांधी भी नहीं बन सकता है। अब आधार क्यों ना पूछेंगे? ये क्या बना? क्योंकि ये मैं उस समय तक रहस्य रखूंगा जब ये नौबत आएगी। तो और बहुत सारे रहस्य मेरे पास भी हैं आपके बारे में। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर जनता के मुकदमे का दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा है। मैं तो कहता हूं कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इल्जाम है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। डॉक्टर स्वामी, आपने करप्शन के इल्जाम लगाए, हमने अभी बात की, आपने ए राजा के बारे में बताया, पी चिदम्बरम के बारे में बताया, आपने कपिल सिब्बल को जीरो कह दिया, सब पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इन सबके जो मुखिया हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उनको आप कहते हैं ये साधु आदमी है। आदमी तो साधु है, पर नपुंसक भी है। राजनीतिक दृष्टि से नपुंसक है। वो हमारे इतिहास में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब ये साधु व्यक्ति भीष्माचार्य देखते रह गया। तो तब कृष्ण भगवान ने अर्जुना को कहा था कि जब तक ये कौरवों के साथ जंग के मैदान में, यानी युद्ध के मैदान में नहीं आता है, तब तक इसको आदर देना है। जिस दिन वो आ जाएगा जंग के मैदान में, उस दिन इसकी वध करना है। तो मैं आज ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री कभी आगे ये सारे करप्ट लोगों के लिए वकालत करने के लिए बाहर निकलेंगे, तो मैं इनको जरूर इनके ऊपर जो आरोप लगानी है वो लगाऊंगा।
वो तो आपके 40 साल के दोस्त है, उनके बारे में आप इतनी खराब बातें कह रहे हैं। नहीं, मैंने खराब बात नहीं कहा, मैं वो अच्छे आदमी है, साधु आदमी है, आप ये सब मैंने बीच कहा। में पितामह से कंपेयर कर दिया। हाँ, वही पितामह कोई कम थे, उनको तो इतने ज्ञानी मानी जाती थी, उनको एक प्रकार से आचार्य मानी जाती थी। फिर भी उन्होंने ये जो गलती की कि द्रौपदी का वस्त्रहरण वो देखते रह गए, इसके लिए उनको सजा मिली थी। तो आज मैं यही कहता हूं कि द्रौपदी की हरण के वस्त्रहरण के बाद उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया साथ, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि अब है ये धर्म है कि आप उसका वध करें। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि पीएमओ के अफसरों ने गड़बड़ की होगी, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया होगा, उनका कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो मैं भी कहता हूं, परंतु मैंने ये कहा कि ये होने के बाद कल ये कहीं वकालत करेंगे तो फिर हम निश्चित तौर पर उनको भी दोषी मानेंगे। आप ये कह के उन्हें डरा रहे हैं कि आप वकालत मत करना? आप दोनों कर रहे हैं, डरा भी रहे हैं कि सावधान मत करो, भगवत गीता से सीखो, महाभारत से सीखो। और दूसरा है कि मैं ये समझता हूं कि आपने सवाल पूछा, इसका मैंने जवाब दिया। देखिए, ये एक उदाहरण है जहां पर एक ईमानदार आदमी है जिस पर आपने सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक बेईमान आदमी है। येदुरप्पा, हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, बीजेपी के लीडर हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, और आपने बीजेपी के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के कहा कि येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। चिट्ठी नहीं लिखा, परंतु बयान दिया कि इसको बनाना चाहिए, क्योंकि येदुरप्पा के बारे जो आरोप है वो कृष्णा पे, एसएम कृष्णा पे भी लगती है और धर्म सिंह पर भी लगती है। और मैं समझता हूं कि ये जो संतोष हेगड़े ने जो रिपोर्ट दी वो एक तरफा रिपोर्ट है, ये उनके साथ अन्याय हुआ है। दूसरा है कि जो नोटिफिकेशन के आधार पर जिसके लिए उनको सजा दी गई, यानी पद छोड़ने की सजा दी गई थी, उसमें आज कोर्ट से बरी होकर आए हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि मिस्टर येदुरप्पा को निश्चित तौर पर दोबारा मुख्यमंत्री बनाना स्वामी, चाहिए। जो आदमी जिस पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें उनकी पार्टी ने हटा दिया, आपके जैसा आदमी जो दावा करता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, उनको वापस लाने की बात करें, अजीब बात नहीं है? अजीब बात नहीं है, इसमें वजन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं क्यों अपने इमेज के लिए बचाने के लिए मैं भी इसकी बुराई कर सकता हूं, परंतु जब अन्याय हुआ है तो मुझे लगता है कि आप राजनीति का खेल खेल रहे हैं। देखिए, उसमें एक बार जब रामचंद्र जी ने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर उसको हत्या की, तो मरते समय बाली ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम पेड़ के पीछे चिपके मुझे मारते हो, ये कहाँ है तुम्हारी क्षत्रियपन? तब राम ने कहा बाली को, तुम कौन होते हो मुझे नैतिकता समझाने के लिए, जो बाली की, जो सुग्रीव की बीबी को चोरी कर दी, जिसने उसकी राजधानी छीन ली, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है नैतिकता बात करने के लिए। वैसे ही मैं उन लोगों को कहूंगा जो मुझसे नैतिकता की भाषण देते हैं येदुरप्पा के बारे, आप कौन होते हैं मुझे नैतिकता की भाषण देने के लिए? मैंने ये सोचा कि आज की परिस्थिति में जो मैंने देखा है, इनके साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। डॉक्टर स्वामी, आप सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, तो कोई तो आपको भी पाठ पढ़ा सकता है। तो जरूर, मेरे गुरु जो यहाँ देश के जो वरिष्ठ साधु संत हैं वो मुझे पढ़ा सकते हैं, मैं सुनता भी हूँ। मैं अपने को इतना नहीं समझता हूँ कि मैं ऐसा सर्वज्ञानी हूँ। साधु संत तो आजकल आप बाबा रामदेव के साथ बहुत दिखाई देते हैं। हाँ, बाबा रामदेव को बहुत मानता हूँ, बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने हमारे देश को योगा के लिए विदेशों में चमकाया है और इतने कर्मयोगी हैं कि मैं समझता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व करता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, ये सच नहीं है कि बाबा रामदेव के ऊपर इल्जाम लगे हैं 5 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया, विदेशों में वो पैसा ले गए? नहीं, ऐसे ये सारे कोई इंतजाम ऐसे ही हवा में आती है। ये जहां तक टैक्स की सवाल है वो मैंने पता भी किया है, वो
वो कोर्ट में जीत गए, यानी इनकम टैक्स के सामने जीत गए, और उसके बाद अभी वो इनकम टैक्स वालों ने उसके लिए अपील की है, उसमें भी हार जाएंगे। रामदेव ने अपने के लिए कुछ नहीं किया है, और ये इनकी आदत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढे, कुछ मिला नहीं है तो ये जोड़ देते हैं। परंतु रामदेव ने जो राष्ट्र की सेवा की है उसके देखते हुए और ये जो आरोप लग रहे हैं उसकी वास्तविकता पता करके मैं कहूंगा कि इनकी मानता बढ़ती है, कम नहीं होती है। और अन्ना हजारे, आपको उनके बारे में लगता है वो भी ईमानदार हैं, क्योंकि उन पर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए गए? नहीं, मैंने नहीं लगाए। हाँ, ये सरकार की तरफ से। हाँ, ये सरकार कौन होता है आरोप लगाने के लिए? मैं तो ये कहता हूं कि जितने ईमानदार अन्ना हजारे हैं उतना कांग्रेस में सारे के उनके पार्टी के सबके ईमानदारी जोड़ने के बाद भी उसकी अनुपात में नहीं आ सकती। एक ही प्रॉब्लम है अन्ना हजारे के बारे कि उनके साथ जो टीम है वो एक वामपंथी टीम है, और इसीलिए वो उनको इस एक रास्ते में फंसा दिया है कि एक कानून पास हो जाएगा तो सारा चमत्कार हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये इनका जन लोकपाल बिल पास हो जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु मैंने सिद्ध कर दिया है कि आज के वर्तमान विधि व्यवस्था में भी आप लोगों को दंडित कर सकते हैं, भले थोड़ी देर से हो सकती है। इसीलिए ये कहना कि सबको उखाड़ के फेंको, इसको जब तक ये नई कानून नहीं बनेगी तब तक हम अनशन करेंगे, अमरण अनशन करेंगे, इस तरीके की जो बातें हैं ये मैं समझता हूँ अन्ना हजारे को। देखिए, आप जी केस का कह रहे हैं कि आपने इसमें लोगों को पकड़वाया, जेल गए, लेकिन ये एक केस है और वो केस इसलिए हो पाया कि सुप्रीम कोर्ट उसमें मॉनिटरिंग कर रहा था जी। लेकिन करप्शन के हजारों केस है, आम आदमी हर रोज करप्शन से जूझता है। हाँ, नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ऊपर वालों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो नीचे वाले भी ठीक हो जाएंगे। करप्शन ऊपर से नीचे जाती है, और इसीलिए हमें जब हम ऊपर वालों के जो बड़े लोगों का उनको पीछे लगे हुए हैं तो लोग कहते हैं कि कांस्टेबल को भी पकड़ो और ये क्लार्क को भी पकड़ो। ये सारा जो माहौल बनी है ये नेता भ्रष्ट होने के बाद ये नीचे आई है, नहीं तो हमारे देश के लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। जनता के लोग सवाल पूछना चाहते हैं इस तरफ से। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप करप्शन छोटे छोटे चीजों के लिए क्यों नहीं देखना चाह रहे? आप सीधे प्रधानमंत्री में हारे हो, इसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं जो आप कहेंगे वो करूंगा। तो मेरे लिए, हमारे लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति होने के कारण अपने साधन पर जो सीमित है और अपने समय पर वो भी सीमित है, उस पर मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, परंतु इसको भी करूं उसको भी करूं, इतनी व्यापक करना है तो मुझे कोई सरकार का यंत्र चाहिए। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री का। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ कांग्रेस पे ही क्यों सवाल उठा? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये अच्छी बात आपने उठाई। मैंने कांग्रेस पर इसीलिए निशाना किया है क्योंकि कांग्रेस अपने ऊपर केस नहीं डालेगी। जो विपक्ष में बेईमान है उसके ऊपर कांग्रेस केस डाल सकती है, तो सारा केस मैं क्यों डालूं? उनके लोगों को तनख्वाह मिलती है केस डालने के लिए, वो नहीं डालते हैं, अपने ऊपर नहीं डालते हैं, वो तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ा फेंके, परंतु उसके लिए मैं कर सकता हूं क्योंकि अपने ऊपर केस नहीं डाल सकते, मैं डाल सकता हूं। परंतु विपक्ष के ऊपर केस डालने के लिए कांग्रेस को कोई नहीं रोक रहा है, तो इसलिए कांग्रेस वालों को पूछिए कि विपक्ष के ऊपर क्यों नहीं केस डाल रहे हो। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ आप केस नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा? ये तो कांग्रेस का जिम्मेदारी है। हमारे उनसे उनके सारे लोग, उनके जो हैं अधिकारी, सबको तनख्वाह मिल रही है इसके लिए, वो नहीं करें, मैं करूं। ये मैं तो नाम पर स्वामी हूंगा, परंतु असली स्वामी नहीं हूं मैं। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और सोनिया गांधी के बारे जो मुझे आज पता लगा है, जो उस समय पता नहीं था, इस कारण से मैं इस अदालत में वचन दे सकता हूं, शपथ ले सकता हूं कि मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि इनकी सोच सांप्रदायिक है।
डॉक्टर साहब, आपके परिवार के बारे में जब पढ़ रहा था तो पता चला आपकी वाइफ पारसी है, सन इन लॉ मुस्लिम है, आपके परिवार में क्रिश्चियन भी हैं, जू भी हैं, फिर आप इतने सांप्रदायिक कैसे हो गए? हिंदूवादी होना सांप्रदायिक नहीं है। दुनिया में हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पारसी लोग भाग के आए हिंदुस्तान में, पारसी लोग यूरोप भी गए और देशों में भी गए, सब जगह में उनकी समाप्ति हो गई, परंतु हिंदुस्तान में एक जगह में वो आज भी पनप रहे हैं। आज हमारी चीफ जस्टिस जो है वो भी पारसी है, जो कल तक जो एयरफोर्स का एयर चीफ था वो भी पारसी था, हमारे अटॉर्नी जनरल सोली सराफ जी भी पारसी थे, हमारे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रतन पारसियों से आपको प्रॉब्लम नहीं है? मुझे लगता है प्रॉब्लम आपको मुस्लिम से है। हाँ, ओके, तो मुसलमान से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो मुसलमान कहें कि मेरा पूर्वज हिंदू है तो मैं उसको अपना परिवार का हिस्सा मानूंगा। मेरा प्रॉब्लम है उन मुसलमानों के साथ जो समझते हैं कि गोरी और गजनी उनका पूर्वज है। इसी में कौन किसको अपना पूर्वज मानता है, ये अधिकार उनका है ना, आप क्यों बीच में आते हैं? नहीं, अधिकार उनका नहीं है, क्योंकि आजकल साइंटिफिक स्टडी है, उसको कहते हैं डीएनए। ये डीएनए स्टडीज के अनुसार मुस्लिम और हिंदू एक ही डीएनए के हैं, और इसीलिए ये तभी हो सकता है कि ये मुसलमान हिंदू से आया है। देखिए, मैंने आपका वो आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने लिखा था हाउ टू वाइप आउट इस्लामिक टेरर। हाँ, और उसमें आपने तरह आपने कहा कि काशी विश्वनाथ में जो मस्जिद है मंदिर के साथ उसको हटा देना चाहिए, 300 और मस्जिदें हैं उनको हटा देना चाहिए। ये कम्युनल बातें नहीं है? नहीं, कम्युनल बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी मस्जिद को हटाते रहते हैं सड़क बनाने के लिए। ये मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जगह है, ये धार्मिक स्थल नहीं है। जैसे मंदिर होता है धार्मिक स्थल। लेकिन इससे सेंटिमेंट जुड़े हैं लोगों के। नहीं, क्यों सेंटिमेंट? जब सऊदी अरेबिया में जहाँ मोहम्मद नमाज पढ़ता था, बिलाल मस्जिद, उसको तोड़ दिया सऊदी अरेबिया में। तो लोकतंत्र नहीं है ना, हमारे यहाँ तो। अरे वहाँ मुसलमान मानते हैं ना, वो तो सबसे श्रेष्ठ मुसलमान देश मानी जाती है। पाकिस्तान में जब जिया अभी ये मुशर्रफ ने 6 मस्जिदों को तोड़ दी, मस्जिदों को तोड़ के दूसरी जगह में बनाया जा सकता है। तो सिर्फ मस्जिद को तोड़ा जाए, अगर मंदिर रास्ते पे हो तो उसको नहीं तोड़ा जाए? मंदिर यदि प्राण प्रतिष्ठा पूजा से मंदिर बनी है तो नहीं तोड़ा जा सकता है, परंतु प्राण प्रतिष्ठा के बिना ऐसे अनाप शनाप फुटपाथ में बन जाते हैं, उनको तो तोड़ा जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। मैंने कहा भारत का मूल धारा ये हिंदू संस्कृति है, और उस हिंदू संस्कृति में क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। सिर्फ उनको कहना चाहिए हमारा पूर्वज हिंदू है, और उसको हम आदर करते हैं और हम गर्व से कहते हैं, तो हम सारे एक परिवार के हो जाएंगे जिसको हिंदुस्तानी कहेंगे। तो आपने ऐसी बातें कही, इसीलिए हार्वर्ड ने आपको प्रोफेसरशिप से निकाल दिया? प्रोफेसरशिप से नहीं निकाला, हमारा कोर्स को कैंसिल कर दिया। वो एक प्रकार से मेरे लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं 2 महीने हर साल जाता था अमेरिका और वहाँ पढ़ा के आता था। अब मैं 12 महीने इंडिया में रहकर और सिरदर्द बनूंगा हमारे मित्रों के साथ। ये सही है कि आजकल आरएसएस के लोगों से आपकी काफी दोस्ती है, और ये जो आप कह रहे हैं ये आरएसएस की बातें ज्यादा हैं? आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, और उनका सिद्धांत मेरे से मिलता जुलता होगा, क्योंकि उनके अनेक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करते हैं। मेरे पास में कुछ पुराने अखबार हैं। हाँ। 25 जनवरी 1993 का अखबार है। हाँ। इसमें आपने कहा कि आरएसएस एंड ऑल इट्स फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस उसके जो संगठन है, इन सबको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना है। हाँ, ऐसा जरूर आप पुरानी बातें निकाल सकते हैं, बट जब कभी ऐसा भी होता है जब मियाँ बीवी की झगड़ा हो जाती है, कई बातें कहा जाती है, और जब दोनों दोबारा एक साथ हो जाते हैं, सिर्फ दुष्ट लोग पुरानी बातों को याद रखते हैं। आपने 21 अप्रैल 1993 को ये कहा था कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद प्रो हिंदू नहीं है, ये एंटी हिंदू है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जब हमारी दोस्ती हो गई तो आप क्या दोबारा ये विभाजन कराने चाहते हैं? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वामी ने क्या क्या कहा था। आप उनको पता है, आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है। सब दोनों को पता है कि उन्होंने मेरे बारे क्या कहा, मैंने उनके बारे क्या कहा। दोनों ने मिलकर राष्ट्र हित के लिए साथ आए हैं। आप राष्ट्र हित के पक्ष में नहीं है, मैं जानता हूँ, इसीलिए आप विभाजन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह ने तो बार बार ये कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी
आरएसएस के एजेंट हैं, इनका इस्तेमाल आरएसएस कर रहा है रामदेव और अन्ना हजारे को फ्रंट बना करके। तो ठीक है, हम तो गर्व से कहते हैं कि आरएसएस हमें इस्तेमाल करे तो हम स्वागत करेंगे। और आप रामदेव का इस्तेमाल करेंगे? और रामदेव का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सर्वज्ञानी है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आप दोनों मिलकर अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रहे हैं? ज्यादा अच्छा होगा कि हम इस्तेमाल करें, ये टीम अन्ना ना करे। ये इसके लिए मैं कहता हूं अन्ना हजारे को मुक्त कराने के लिए हमें जरूर उनके साथ दोस्ती करनी। कल को आप कांग्रेस और सोनिया गांधी से भी इसी तरह की दोस्ती कर लेंगे? कहेंगे पुराना झगड़ा था, खत्म हो गया? ये आप सिफारिश कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि जहां हमारे देश में भ्रष्टाचार हुआ है वहां तो कभी माफ करने का सवाल ही। जयललिता से आपके भ्रष्टाचार की लड़ाई थी, हाँ। लेकिन अब आपकी फिर से दोस्ती हो गई जयललिता। क्योंकि जयललिता ने कहा कि जो मैंने उनके ऊपर केस डाली, जो बंगलोर का केस है वही मैंने भी डाली थी, उसको वापस करने के लिए वो मांगेगी नहीं, तो इसलिए मैंने कहा फिर ठीक है, फिर तो व्यक्तिगत दोस्ती हो सकती है। परंतु अगर चिदम्बरम आपसे आके कहे कि केस वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, दोस्ती कर लीजिए। वो दोस्ती करने में कि मैं किसी से बुरा नहीं मानता हूं। मैं सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट जाता हूं तो कांग्रेस वालों के साथ बैठ करके कॉफी पीता हूं, तो मैं तो ये इसमें कोई मुझे अहंकार नहीं है। परंतु उनके साथ मैं क्या गठबंधन करूंगा? नहीं करूंगा। एक बार आपने सोनिया गांधी के साथ भी गठबंधन किया था, तो अब क्या गारंटी आप वापस ऐसे गठबंधन नहीं करेंगे? गारंटी लाइफ में हो नहीं सकती है कभी किसी बात पर इतना मैं आपको कह सकता हूं कि सोनिया गांधी के बारे जो मुझे आज पता लगा है, जो उस समय पता नहीं था, इस कारण से मैं इस अदालत में वचन दे सकता हूं, शपथ ले सकता हूं कि मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगा। स्वामी जी, आप इतने विश्वविख्यात व्यक्ति हैं, इतने बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं, मैं समझता हूं कि आपकी जो इतना ज्ञान है राष्ट्र के निर्माण में या समाज के उत्थान में आना चाहिए, ना कि इन्वेस्टिगेटिव पॉलिटिक्स में आकर के। आपका इस बारे में क्या कहना है? ठीक है, मुझे मेरी जन्मपत्री के अनुसार 1 साल के अंदर मैं जरूर सत्ता में आने वाला हूं, तब आपकी पूरी बात हो जाएगी। उनका कहना है कि आप हार्वर्ड के एजुकेटेड हैं, चाइना वो कह रहे हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेट छोड़ के काम नहीं करके डिस्ट्रक्टिव काम नहीं कहा उन्होंने। ये तो आप पत्रकार होने के बाद शरारत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिव काम छोड़कर आप सत्ता में कुछ रचनात्मक काम करके दें। वो तो मैं कह रहा हूं कि उसके लिए भी एक समय था जब आप कह रहे हैं कि 1 साल में आप सत्ता में आ जाएंगे। अभी तो इलेक्शन। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा जन्मपत्री कहती है कि 1 साल में आने वाला हूं। लेकिन इलेक्शन तो 2014 में है। वो तो आप कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं, आज दावे से कह रहा हूं कि इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के लिए। डॉक्टर स्वामी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, कांग्रेस पार्टी पर, आरएसएस पर, आपकी राजनीति पर, और बड़ी सफाई से आपने जवाब दिए। हमें ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज श्रवण गर्ग का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। हमने डॉक्टर स्वामी से पूछा उनके उल्टे सीधे बयानों के बारे में। हमने उनसे पूछा कि वो कांग्रेस के इतना खिलाफ क्यों है। हमने उनसे पूछा वो चिदम्बरम के पीछे क्यों पड़े हैं। हमने डॉक्टर स्वामी से पूछा आरएसएस से, स्वामी रामदेव से, अन्ना हजारे से उनका क्या रिलेशन है। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज श्रवण गर्ग के फैसले का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जितना डॉक्टर स्वामी से डरते हैं उतना अपने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी नहीं डरते। डॉक्टर स्वामी एक आदमी की फौज है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी का बस चले तो केवल मनमोहन सिंह को छोड़कर पूरी कांग्रेस को जेल में भिजवा दें। जनता की अदालत द्वारा डॉक्टर स्वामी को केवल इसी शर्त पर तमाम आरोपों से बरी किया जाता है कि वे भ्रष्ट नेताओं को अदालतों के कटघरों में खड़ा करने की लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे। देश के मुस्लिमों के बारे में उनकी धारणा को डॉक्टर स्वामी के व्यक्तिगत विचार माना जाना चाहिए। अदालत डॉक्टर स्वामी को बाइज्जत रिहा करती है।